सारा देश शामिल है। और यही हम प्रधानमंत्री से पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने यही बात की है कि गरीबी दूर यूं नहीं हो रही है कि 1 रुपया गरीब आदमी तक पहुंचाना चाहे तो 1 रुपया गरीब तक पूरा नहीं पहुंचता, कहीं 4 आने पहुंचते हैं, कहीं 6 आने पहुंचते हैं, 12 आने बीच में खत्म हो जाते हैं और नीतियां गांव तक नहीं पहुंचती। और ये नीतियां जब तक गांव तक नहीं पहुंचेंगी, जब तक गरीब परिवार के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं पहुंच जाते जो कुर्सियां देश की नीतियों को लागू करती। नीतियां अच्छी होती है, लेकिन जब तक नीति के पीछे नीयत अच्छी नहीं होती तब तक कोई नीति लागू नहीं हुआ करती है और नीति का कोई फायदा नहीं हुआ करता है। नीति और नीयत दोनों एक साथ हुआ करती है तो गाड़ी आगे चला करती है। फौजी में दूसरों में फर्क है, फौजी की नीति और नीयत एक ही होती है। फौजी की नीयत भी दूर नहीं हुआ करती है, दिल में होता बाहर हुआ करता है। टूट जाती है तो ये वही हिंदुस्तान है जिसने बांग्लादेश को जन्म दे दिया था। ये वो हिंदुस्तान है, ये कोई टापू नहीं है, कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है। हिंदुस्तान की जनता शांति में विश्वास करती है, लेकिन अगर शांति की सीमा को तोड़ते रहे तो पाकिस्तान ये समझ ले आज मैं उस बहादुर भी भूमि से बोल रहा हूं, उस बहादुर वीरों की जमीन से बोल रहा हूं कि अब के कबड्डी आर पार की होगी, अब के ना ताशकंद होगा ना अब के शिमला होगा, अब के कबड्डी आर पार की कर देंगे। ये पाकिस्तान सोच ले, कब तक सुनेंगे, कब तक देखते रहेंगे इसको। मेरे पार्लियामेंट के साथी भाई इकबाल जी, सुजीत जी, अधिकारी जी, मैदान साहब और हमारे साथ मंच पर बैठे हुए डीसी साहब, डीआईजी जी, एसपी साहब और दूर दूर से आए हुए सभी फौजी भाइयों और बहनों, आज से 10-15 रोज पहले सुजीत जी ने जिक्र किया कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हो और बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में 2-3 दिन तक लगातार बात करोगे। तो मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं भी एक दिन निकालकर थोड़े वक्त के लिए आपके बीच में जरूर आऊंगा और जो भी आपकी समस्या होंगी आप लोग बातचीत करके मुझे भी बताएं। जो सरकार से होगा मैं भी इसमें कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। मुझे खुशी है कि आपने आज भी आपस में बैठ की है, कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं, कल भी आप लोग बैठेंगे और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन्हें एक रूप देकर एक रेजोल्यूशन के रूप में या जो भी जिस तरीके से चाहें वो मुझे दिल्ली में दे दें। उसके बाद मैं आपसे बैठकर किस तरीके से वो सरकार के साथ ली जाए वो आपसे बातचीत करके मैं सरकार में पूरी कोशिश करूंगा कि समस्याएं दूर हों। उसके साथ साथ आज मैं आपके बीच में हूं और जैसा सभी ने कहा कि हमने शुरुआत की थी 1980 में जब मैं चुन के आया, खुद फौज में रहा, एक फौजी परिवार से संबंधित रहा, मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो एक लगाव था और मैं ये भी महसूस करता था कि हम फौजी भाइयों के लिए जितना सरकार कहती है उतना कर नहीं रही है। एक मिनट में फीलिंग थी जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना और जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था डिफेंस बजट पे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो मैंने उनसे हंस के कहा था कि आज से 15-20 साल पहले जब मैट्रिमोनियल जो अखबार में पेज निकलता है शादी के लिए, जब उसमें अपना पता देते हैं लोग बाग, तो उसमें ज्यादातर परिवार वाले लिखा करते थे कि सर्विस ऑफिसर और सर्विसमैन इज प्रेफर्ड। अंग्रेजी मैंने उन्हें समझाया था, अब वो लिखा करते थे वो सर्विस परिवार से या सर्विस में हो तो उसे हम प्राथमिकता देंगे बच्चे को चुनने में और अपनी लड़की को उस परिवार में देने में। तो मैंने हंस के इंदिरा जी से कहा था कि वो लिखने लगे कि सर्विस मैन और सर्विस फैमिली नीड नॉट टू बॉदर और नीड नॉट टू अप्लाई फॉर द मैट्रिमोनियल। तो हंसने लगी कि ये नहीं, ये कोई वेस्टेड इंटरेस्ट का अखबार होगा, अभी भी फौजी भाइयों की वो इज्जत हमारे दिल में है। तो मैंने हंस के उनसे कहा था कि दिल में तो इज्जत है लोगों के में, लेकिन जो भावना होनी चाहिए वो भावना कम होती जा रही है, क्योंकि जो हम फौजी भाई रिटायर होकर आ जाते हैं उनका सरकार की स्कीम्स कागजों पर तो है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। मुझे खुशी है, मैं पढ़ रहा था पंजाब की सरकार के बारे में और बैंक सिंह जी ने सुबह मुझे फोन किया कि वो नहीं आ पाएंगे, कोई उनकी आज 3 साल पूरे हो रहे हैं उनकी सरकार को, तो कुछ कार्यक्रम उन्होंने रख लिए थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया और मैंने खुद जो पढ़ा कि पंजाब सरकार ने बहुत कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा हमारे फौजियों की मदद करने की। मैं अपनी तरफ से सारे फौजी भाइयों की तरफ से
पंजाब सरकार को, खासकर बेंच सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहे, जो हो गए हैं उन्हें पूरा रखें और जो आगे और हो सकें उन्हें बढ़ाते रहें। और आज सुबह ही मैंने डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट को बुलाया था ब्रीफिंग के लिए। उनसे मैंने कहा है कि जो पंजाब का मॉडल है, जो पंजाब सरकार ने फौजी भाइयों के लिए काम शुरू किया है, उस मॉडल को सारे देश को दिखाएं और सारी प्रदेश सरकारों को दिखें कि इसमें समानता होनी चाहिए। हर प्रदेश वही रियायतें दे, खासकर जो फाइनेंशियल बात है, जो वित्तीय बात है और जो दाखिले में और नौकरियों में जो हमें प्राथमिकता दी जाती है, वो पंजाब सरकार के फार्मूले पर अगर सारी सरकारें करें तो हमें बहुत मदद मिलेगी। और मैंने उनसे कहा है कि आप, मैं जब वापस लौट कर आऊं मुझे याद दिलाएं, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर भी है, मैं उनकी तरफ से सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखवाऊंगा प्रधानमंत्री की तरफ से, और मैं खुद भी सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखूंगा कि पंजाब के मॉडल पर ही हर स्टेट हमें इसी तरीके से रियायतें दे तो फौजियों में और इसकी मदद मिलेगी। दूसरी बात जो शर्मा जी ने आज कपूरथला के बारे में कही है, उन्होंने कहा है कि डिफेंस कॉलोनी का कोई प्रपोजल है। मुझे पूरा ज्ञान उसका नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरा मुझे बता के दे दें, जिससे मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके आप लोगों को जो डिफेंस कॉलोनी 20 एकड़ जमीन अगर लॉट है, डीसी साहब भी यहाँ पर आए हुए, पहले तो आप डीसी साहब से मिल लें। अगर इनके रिकॉर्ड में है कि डिफेंस कॉलोनी बननी थी और उसके 20 एकड़ जमीन अलॉट होनी थी, तो ये उसको अपने आप करेंगे और उससे राज्य सरकार की कोई निर्देश की जरूरत पड़ेगी तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर उसके आदेश दिलवाऊंगा। और डिफेंस कॉलोनी अगर कपूरथला में अलॉटेड है जमीन तो हमें डिफेंस कॉलोनी बनानी थी और उसमें हमारे एक सर्विसमैन को प्लॉट अलॉट हो जिससे वो अपना मकान न बना सके। जो दूसरी बातें कही हैं सीएसडी कैंटीन की और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, इन दोनों मांगों को भी मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में भी और चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। और एक सैनिक भवन के लिए मुझे बताया गया था जालंधर में जब मैं आदमपुर हवाई अड्डे पर उतरा कि एक सैनिक भवन की जरूरत है, चाहे कपूरथला में बने या जालंधर में बने, और उसके लिए जालंधर में एक है, शायद एक और मांग रहे हैं, 2 की डिमांड है, क्योंकि इस जिले से बहुत ज्यादा एक्स सर्विसमैन हमारे आते हैं सारे प्रदेश में, तो एक और की जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार की तरफ से मैंने डायरेक्टर रीसेटलमेंट से बात की थी, वो 50% देने के लिए तैयार है। आप 50% की जिम्मेदारी इकबाल सिंह जी लेके जाए और बेंच सिंह जी से 50% मंजूर करा दें, मैं दिल्ली से 50% मंजूर करा दूं तो एक सैनिक भवन जालंधर में और बन जाए। तो मेरी तरफ से तो हाथ खड़ा, मैं तो मंजूर करवा दूंगा। अब इकबाल सिंह जी इतना तो आप भी बेंच सिंह जी से करा ही लेना, थोड़ा बहुत मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं भी कोशिश करूंगा। एक सैनिक भवन हम जालंधर में और बनाए, या अगर भाई कपूरथला में चाहे तो कपूरथला में ना, ये हम एक सर्विसमैन पे छोड़ देंगे कि आप कपूरथला में चाहो तो कपूरथला में बनवाएंगे और जालंधर में चाहो जालंधर, लेकिन एक सैनिक भवन और जरूर बनना चाहिए। और मेरा तो मन है, मैं पहले भी मुख्यमंत्री से बात कर रहा था कि सबसे बड़ी जरूरत हमें चंडीगढ़ में भी पड़ती है। जो हमारे फौजी भाई अपने किसी काम से चंडीगढ़ जाते हैं, होटलों में रुकते हैं। दिल्ली में तो हम बनवा रहे हैं, जय जवान जय किसान की तरफ से एक ऐसा भवन में बनवा रहा हूं, जमीन उसकी अलॉट हो गई है और बहुत तेज जमीन हमको मिली है, बहुत महंगी मिली है 27 लाख रुपए में, लेकिन जमीन अलॉट उन्होंने कर दी है। और किसान ट्रस्ट की तरफ से जो 43 लाख रुपए मुझे हरियाणा में मिले थे, उसमें से हमने पैसा निकाल कर जमीन ले ली है। बहुत जल्दी वहां पर हम जय जवान और जय किसान भवन बना रहे हैं, जिससे किसान और फौजी भाई दिल्ली जाएं तो उनको होटलों में नहीं रुकना पड़े, वो उस मकान में रह सके। वहां पर हम 50-100 कमरे बनाने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही निजाम चंडीगढ़ में भी हो जाए और हमें सरकार जमीन दे दे तो हम वहां पर भी एक चंडीगढ़ में अलग से किसान जय जवान और जय किसान भवन बना दें, जिससे हमारे फौजी और किसान भाई चंडीगढ़ जाएं तो उन लोगों को दिक्कत नहीं आए। इसके लिए जमीन के लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके पूरी बात सुरजीत सिंह जी को लिख के बता दूंगा। एक प्रार्थना मुझे आपसे और भी करनी है कि फौजी भाइयों को भी 2 बातें याद रखनी है। अपनी इज्जत, अपनी वक्त अगर देश में रखनी है तो फौजी भाइयों को भी वही भावना रखनी है जो फौजी भाइयों की होनी चाहिए। हम में भी कुछ कमियां आई हैं और उन कमियों को दूर करना है। जो हम में से गलत चलते हैं, जो हम में से गलत कदम उठाते हैं, उनके खिलाफ सबसे पहली बात फौजी भाइयों में से आनी चाहिए कि ये काम करोगे तो हम बदनाम होंगे, हम नहीं होने देंगे। आपको भी ये देखना पड़ेगा कि भावना में कमी क्यों आई।
पहले एक फौजी भाई छुट्टी से आया करता था गांव में, तो जहां स्टेशन से घर तक जाता था सबसे मिलता चला जाता था, बच्चों को मिठाई बांटता चला जाया करता था, कुछ भी नहीं हो तो टॉफी बच्चों को बांटता चला जाया करता था। अब वो भावना आपने भी बंद कर दी है। आपने अपने बच्चों के लिए मिठाई का डब्बा ले आते हो, गांव वालों के लिए आप भी कुछ ले लाते हो। ये पुरानी भावना थी। ये प्यार आप लोगों की बर्ताव पे था। अब आप सीधा अपना सूटकेस उठा के घर में पहुंच जाते हो, गांव में राम राम करने या सत श्री अकाल बुलाने भी नहीं जाते हो। तो ये भावना हमको भी दोबारा वही रखनी है जो हमें सबका प्यार देती है। और प्यार किया जाता था एक बर्ताव से, एक भावना से। तो मैं आज सबसे अपील करके जाऊंगा कि वो भावना हमको रखनी है जिससे हमारी इज्जत वो ही रहे। एक फौजी भाई का जो गांव में घर होता था, सबसे साफ घर हुआ करता था। उस घर के सामने से अगर कोई निकलता था तो कहा करते थे किसी रिटायर्ड फौजी का मकान है, बड़े ढंग से साफ रखा है, चारपाई की जगह चारपाई है और कुर्सी की जगह कुर्सी है। आजकल फौजी भाइयों के मकान भी उसी तरीके के हो गए, पता ही नहीं चलता कि फौजी का है क्या दूसरे का है। आप भी एक चारपाई के ऊपर कुर्सी करके बैठ जाते हो, कहीं बैठे हैं तो आराम से सोती, आपने भी निकालनी शुरू कर दी। ये सब जो कल्चर थी हमारी, उससे हम अलग पहचाने जाते थे। जब एक फौजी भाई बाजार में भी चलता था तो अलग से दिखता था और लोग दूर से कहा करते थे फौजी की अपनी बुढ़ापे में वही चाल है जवानी में। तो ये सब चीजें हमको उसी तरीके से रखनी पड़ेंगी, तभी हमारी कल्चर, तभी हमारी संस्कृति जो फौजियों की है वो रह पाएगी। और उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा भाई इकबाल जी ने कहा कि मैं आज बहादुर भाइयों के बीच में बोल रहा हूं। पंजाब पर बुरा वक्त गुजरा, मुझे अब भी याद है 1991 में जब मैं मंत्री बना तो संचार मंत्री था और मंत्री पद की शपथ लेते ही 2 महीने में मैंने कहा कि मैं अमृतसर जाऊंगा और गोल्डन टेम्पल में जाके मैं भी अपना माथा टेक कर वहां लोगों से भी मिलूंगा और गुरु महाराज से कह के आऊंगा कि हमारा प्यार वापस दे, पंजाब को क्यों उजाड़ रखा है। और जब मैं आ रहा था तो मेरे ही साथी मुझे शुभकामनाएं दे रहे थे कि आप पंजाब जा रहे हैं। जब मैं पार्लियामेंट से निकल के चला तो कहां जा रहे हो, मैंने कहा अमृतसर का प्रोग्राम है। तो कई लोगों ने शुभकामनाएं दी और गुड विशेस, गुड लक, आप पंजाब जा रहे हो। जब मैं वापस पहुंच गया तो बधाइयां दे रहे थे पंजाब से आप वापस आ गए हो। ये हाल पंजाब का था। मैं गाड़ी अगर 2 मिनट के लिए कहीं रोक देता था तो मैं अकेला होता था, 50 पुलिस वाले होते, मिलने वाले 4 होते थे, 50 उसकी तरफ ऐसे देखते थे, बेचारा घबरा जाता था कि मुझे पकड़ने आए हैं क्या। तो ऐसे हालात में फिर भी बहादुरी के साथ सामना किया। ये पंजाब के भाई बहनों की हिम्मत है कि उन ताकतों को बिल्कुल नहीं आगे बढ़ने दिया, कुर्बानियां दी। आज बहुत सी बहन विधवा बैठी, बहुत से बच्चे बिना माँ बाप के बैठे, लेकिन इस देश की इज्जत को कमजोर नहीं होने दिया, देश की इज्जत को वहीं रखा, अपना प्यार बरकरार रखा। ये हमारे पंजाब के भाइयों की और खासकर फौजी भाइयों की। जैसे शर्मा जी कह रहे थे, ये एसपीओ लगकर जहां भी ड्यूटी लगाई गई वहीं काम किया। मैं आज आपसे कहने आया हूं कि अभी भी देश पर बुरा वक्त, और जब बुरा वक्त कहता हूं तो मैं कठिन वक्त कह रहा हूं, बुरा वक्त नहीं कहूंगा। देश पर एक कठिन वक्त, और कठिन वक्त भी क्यों है। मैंने अभी चीमा जी के यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे उनके बीच में एक बात कही कि आज हमारा देश एक जो गरीब देश था, मेहनत से ऊपर उठा। और जब मैं छुट्टी आया तो ट्रेनिंग की कमी की खासियत थी, धोलो और पहलो से प्रेस कराने की जरूरत नहीं पड़ती और सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी ज्यादा। तो जब मैं उसे गांव में पहन के गया तो लोग उसके हाथ लगा के देखते थे, टेरिलीन कपड़ा है बाहर का। 16 रुपए का 1 मन गेहूं आया करता था। PL 480 में लाल गेहूं होता था, ऑस्ट्रेलिया से आया करता था। राशन की दुकान से 16 रुपए में खरीदा करते थे और बोरी 40 रुपए की आती थी, आज तक मुझे याद। वो देश जो हर चीज बाहर से मंगाता हो, हर 6 महीने हमारा प्रधानमंत्री बाहर खड़ा रहता था, आज अनाज दे दो, आज तेल दे दो, आज हमें मशीन दे दो, आज कपड़ा दे दो। वो देश आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खड़े होकर कहता है कि हिंदुस्तान को इस दुनिया की पंचायत का मेंबर होना चाहिए। कौन सहन करेगा इसे। आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, गांव से आते हो। अगर गरीब परिवार जो गरीबी से गुजर रहा है 2 रोटी आराम से खाने लगता है तो उसे अड़ोसी पड़ोसी देख नहीं सकते।
ये सच्चाई बता रहा हूं। जो गरीबी में हो, मेहनत करके 2 रोटी खाने लगे और अगर शाम को 100 रुपए का भैंस से खरीद के खबर सुनने लगे तो आने जाने वाले ताना मारते हैं, कहां रेडियो लगा रखा है, जलंधर लगा रखा है, अमृतसर लगा रखा है, अब तो गरीबी दूर हो गई, अब तो दिन बदल गए, ताने मार मार के उस बेचारे का जीना हराम कर देते। ये यार हिंदुस्तान का गरीब देश था, आज एक शक्ति बनता जा रहा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं चाहती कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, कोई नहीं चाहती कि हिंदुस्तान एक रहे। और मैंने मीटिंग में कहा था हमारे देश की 2 ही खासियत रही है जो हम एक रहे हैं। एक, हमारे देश में हर धर्म को बराबर की इज्जत रही है, कोई किसी धर्म में यकीन करता हो उसको पूरी आजादी रही है अपने धर्म को अपनाने में। और हमारे देश में वोट का राज रहा। इन 2 चीजों ने हिंदुस्तान को जोड़ रखा है। ये दुनिया की मिसाल है, इतनी बड़ी तादाद जहां तरह तरह के धर्म हो, तरह तरह के पहनावे हो, तरह तरह की जबान हो, तरह तरह के मौसम हो, वो देश इतना लंबा कभी एक नहीं रहा। आज कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, जैसलमेर में गर्मी पड़ रही है, बंगाल में चले जाओ तो और ज्यादा गर्मी है, चेरापूंजी चले जाओ तो बारिश 24 घंटे हो रही है। ऐसा देश एक बंधा हुआ है 2 चीजों से कि देश में सेकुलरिज्म है, हर धर्म को बराबर की इज्जत है और देश में वोट का राज। अगर ये 2 चीज कमजोर हो जाएंगी, हिंदुस्तान को कोई एक नहीं रख सकता। मैं उम्र में छोटा हूं लेकिन मन की बात आपके बीच में कह रहा हूं। हिंदुस्तान मंत्री के नाम से कई बार उन्हें टॉन्ट मार मार के कह रही थी कि कश्मीर का दिल जीत रहे थे, कश्मीर को पाकिस्तान में ला के रहूंगी। कह रही थी बार बार कि कश्मीर पाकिस्तान में जब तक नहीं मिलेगा चैन नहीं लूंगी। पाकिस्तान ये ना भूल जाए, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कश्मीर को हिंदुस्तान से ले जाए। और बेनजीर, अभी इतिहास बदला नहीं है, बेनजीर भुट्टो इतिहास पढ़ ले। ये उसी बाप की बेटी है जिसने 1971 की लड़ाई में कहा था कि पाकिस्तान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ता रहेगा। साल तो बहुत बड़ी बात होती है, 1000 घंटे की लड़ाई हिंदुस्तान से नहीं लड़ता है। ये वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लड़ना नहीं चाहता, हिंदुस्तान लड़ता नहीं है, हिंदुस्तान किसी के अंदरूनी मामले में दखल नहीं लेता है। लेकिन जब हिंदुस्तान के संतोष की सीमा टूट जाती है तो ये वही हिंदुस्तान है जिसने बांग्लादेश को जन्म दे दिया था। ये वो हिंदुस्तान है, ये कोई टापू नहीं है, कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है। हिंदुस्तान की जनता शांति में विश्वास करती है, लेकिन अगर शांति की सीमा को तोड़ते रहे तो पाकिस्तान ये समझ ले, आज मैं उस बहादुर भूमि से बोल रहा हूं, उस बहादुर वीरों की जमीन से बोल रहा हूं कि अब के कबड्डी आर पार की होगी, अब के ना ताशकंद होगा ना अब के शिमला होगा, अब के कबड्डी आर पार की कर देंगे। ये पाकिस्तान सोच ले। कब तक सुनेंगे, कब तक देखते रहेंगे इसको? किस तरीके से कश्मीर में पैसा आम, पाकिस्तान में तो थोड़ा टूटी पड़ी है लेकिन कश्मीर में पैसा भेजे जा रहे, आम भेजे जा रहे। ये पाकिस्तान सोच ले। कब तक सुनेंगे, कब तक देखते रहेंगे इसको? किस तरीके से कश्मीर में पैसा आम, पाकिस्तान में तो थोड़ा टूटी पड़ी है लेकिन कश्मीर में पैसा भेजे जा रहे, आम भेजे जा रहे हैं। हिंदुस्तान को बदनाम, हम सरकार में रहकर कोशिश कर रही हैं कि सारे देश की गरीबी दूर हो, क्योंकि देश की गरीबी नारा लगाते लगाते आज हमको 47 साल हो गए और हम उतना नहीं कर पाए जितना हमारा मन है। उसमें एक्स-सर्विसमैन भी शामिल है, सारा देश शामिल है। और यही हम प्रधानमंत्री से पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने यही बात की है कि गरीबी दूर यूं नहीं हो रही है कि 1 रुपया गरीब आदमी तक पहुंचाना चाहे तो 1 रुपया गरीब तक पूरा नहीं पहुंचता, कहीं 4 आने पहुंचते, कहीं 6 आने पहुंचते हैं, 12 आने बीच में खत्म हो जाते हैं और नीतियां गांव तक नहीं पहुंचती। और ये नीतियां जब तक गांव तक नहीं पहुंचेंगी, जब तक गरीब परिवार के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं पहुंच जाते जो कुर्सियां देश की नीतियों को लागू करती। नीतियां अच्छी होती है लेकिन जब तक नीति के पीछे नीयत अच्छी नहीं होती तब तक कोई नीति लागू नहीं हुआ करती है और नीति का कोई फायदा नहीं हुआ करता है। नीति और नीयत दोनों एक साथ हुआ करती है तो गाड़ी आगे चला करती है।
और यही फौजी में दूसरों में फर्क है। फौजी की नीति और नीयत एक ही होती है। फौजी की नीयत कहीं दूर नहीं हुआ करती है, दिल में होता बाहर हुआ करता है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब गरीबी दूर होगी, गरीबों की मदद कैसे होगी। एक तो जो पैसा गांव के लिए दिया जाए वो गांवों तक पहुंचे। अगर गांव नहीं उठेंगे तो हिंदुस्तान नहीं उठेगा। आज 80% देश की जनता गांव में रहती है। बंबई और दिल्ली के उठने से हिंदुस्तान नहीं उठ जाएगा। गांव तब उठेंगे जब गांव में नीतियां पहुंचेंगी। हमने मांग की है कि हर गांव को सड़क से जोड़ो। सड़क जब गांव में पहुंचती है तो अपने आप तरक्की होनी शुरू हो जाती है। बस भी आने लगती है, थोड़ा बहुत और नया काम शुरू हो जाता है। आज डिस्पेंसरी गांव में खुलती है तो वो डॉक्टर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सड़क नहीं है। शहर में याद देते हैं कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो गांव के लिए अलग से रिजर्व कर दी जाए, जिनमें गांव के बच्चे आगे बढ़े। और हमने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है चिट्ठी के द्वारा कि 5 लाख रुपए तक का लोन 6% पे गांव के पढ़े लिखे बच्चे को दो तो वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा। लेकिन आज उल्टा साहब है। आज गरीब आदमी बैंक में जाता है। आप ज्यादातर बैंक के एम्प्लॉय आपके बीच में जरूर कह के जाऊंगा, मुझे पता आप नाराज होगे, लेकिन मैं सच्चाई आपके सामने कह के जाऊंगा। आज जब गरीब आदमी बैंक में जाता है, बहुत से भाई इस बात से परिचित हैं, उस गरीब किसान को तो चपड़ासी बात से कह देता है मैनेजर साहब आज नहीं है, कल परसों आ जाना। दरख्वास्त लेके घूमता है, बीडीओ की मोहर, एमएलए की मोहर, एमपी की मोहर। 5,000 रुपए का कर्जा लेने जाता है, 500 तो उसको वैसे खर्च करने पड़ जाते हैं बहुत लगवाने में। और बुरा मत मानने, सफाई है, जब तक कहीं थोड़ा सा और नहीं दे तो उसका लोन मंजूर होता ही नहीं। एक जो बड़ी गाड़ी वाले आते हैं लंबी लंबी गाड़ी लाके, तो मैनेजर कहता है चपड़ा जी साहब को अंदर ले आओ और 2 कप चाय भी साथ ले आओ। ये भेदभाव है, मेरे साथ गुजरी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। लंबी गाड़ी में भी गया हूं और मैं वैसे भी गया हूं, तो एक बार बाहर से भी बढ़ा दिया और एक बार चाय भी की मैंने दोनों में। तो ये दोनों एक्सपीरियंस है। गरीबी भी देखी और अब महल को भी देख रहा हूं। और जब किस गरीब आदमी की टूट जाती है, 4-4 गाड़ियां जाती है उसको लेने के लिए, और उस दिन जाएंगे जिस दिन को रिश्तेदार घर में आया हुआ हो, यार तो शर्म के मारे कहीं ना कहीं से अपना वापस कर ही देगा। और ये बड़े बड़े उद्योगपति टेलीफोन पे ही कह देते हैं 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दे सकते मैनेजर साहब, 6 महीने के बाद में टेलीफोन करना। ये भेदभाव इस हिंदुस्तान में अगर दूर नहीं होगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये भेदभाव दूर करना पड़ेगा, और उस भावना से दूर करना पड़ेगा कि ये हमारे भाई, ये इनका देश है, ये इनकी नीति है। और ये भी बुरा मत मानना, आज बैंकों में जो पैसा है 60 से 65% आम आदमी का पैसा है, सरकारी कर्मचारी का पैसा है। बड़े उद्योगपतियों का 35% ही है। 35% वाले फायदा उठा रहे हैं 65% का, और 65% जिनका पैसा वो फायदा उठा रहे हैं 30%। हमारे लिए तो कानून बन जाते हैं, और हर्षद मेहता के लिए कोई कानून नहीं था। 45 रिजर्व करोड़ खा गए, उनके लिए कानून कहीं किसी ने नहीं पढ़ा। टैक्स पे ही लोन मंजूर हो गए, टैक्स पे ही क्लियर होगी, करोड़ों में 5-5, 10-10, 100-100 करोड़। अरे गरीब आदमी भैंस के लिए जाता है, कितने की खरीदी बाबा, ना 5,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। पेट में खड़ा हुआ गरीब आदमी भैंस का सींग टूटा देखता है या कोई और नुक्स देखेगा, दूध तो कम होना नहीं चाहिए तो रोटी कहां से खाएगा। उसको तुम लोग 500 रुपए अपनी कलम से ज्यादा नहीं दे सकते हो। अब कोई बात नहीं, अच्छी भैंस है तो 5,000 की जगह 5,500 ले ले, नहीं, कानून है 5,000 से ऊपर नहीं जा सकते। इस कानून के साथ अंदर की मानवता जोड़नी पड़ेगी, इंसानियत जोड़नी पड़ेगी। और ये जब ही जुड़ेगी जब आप लोग ये सोचोगे कि देश हमारा है। मैं घूम रहा था जैसलमेर में, काम चल रहा था, वहां पे सूखा, वहां पे तो अकाल हमेशा ही पड़ता है। मैंने कुछ आदमियों से पूछा कितने पैसे मिलते हैं, कहने लगे साहब उन दिनों में 12.5 रुपए रोजाना का जो उनका डेली वेजेस था, 12.5 रुपए का सरकार का। ये 85 या 84 की बातचीत है। मैंने कहा बाबा कितने पैसे मिलते हैं, तो उसने राजस्थानी में कहा 12 रुपए 25 पैसे। मैंने कहा 12.5 का हुक्म है, चवनी मेरी कहां करती भाई। मैंने अधिकारी बुलाया, भाई ये कितने पैसे मिलते हैं, तो सीनियर ऑफिसर मेरे साथ थे, उन्होंने कहा मैं पता करता हूं। दूसरे को बुलाया, उसने कहा मैं भी पता करता हूं।
जब नीचे वाले को बुलाया जो उनका हिसाब किताब रखता था मस्टोन, उससे पूछा मैं इनका भाई कितने पैसे देते हो? कहते साहब है तो 12.5 का कानून, लेकिन मैंने इनको पानी पिलाने के लिए एक और लगा लिया है, तो चवन्नी में उसकी तनख्वाह में से इनकी तनख्वाह में काट लेता हूं। मैंने हंस के कहा भाई मुझे बड़ी प्यास लगी, कुछ है? 5 मिनट में चंपा कोला भी आ गई, कैशोनट भी आ गई, किशमिश भी आ गई। तो मैंने उन अधिकारियों से पूछा भैया इसे कौन से खाते में दिखाओगे? जो मैंने मंगाया कोई खाता है इसका? तो बोले नहीं साहब इतना तो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इतना तो हम खर्च कर सकते हैं। इस गरीब के लिए चवन्नी का डिस्क्रिप्शन नहीं और हम लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं, ये देश में नहीं चलेगा। मैं उस अफसर को तारीफ दूंगा जो दिल से गरीब आदमी की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन आत्मा से भी इंसानियत के तौर पर इस देश में मानवता लानी पड़ेगी। ये इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है, फ्रांस नहीं है। हम लोगों की संस्कृति रही है कि हम लोग आपस में प्यार के साथ रहें। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, शाम को 10 आदमी पूछने पहुंचाते हैं उससे कैसे बुखार हुआ, क्या तकलीफ हुई, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया। उस बेचारे का खर्चा शाम तक चाय का इतना बढ़ता है कि उसका बुखार वैसे ही खत्म हो जाता है कि नहीं कल तक और मेरा 100 रुपए का खर्चा हो जाएगा। वो कह देता है अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई बुखार नहीं है, कोई बताओ मैं ठीक हूं। अमेरिका में कोई मर जाए छत के ऊपर वाली मंजिल पर, तो 6 महीने बाद में पता पड़ता है मेरे पड़ोसी की मौत हो गई थी 6 महीने पहले। कितना फर्क है हमारे संस्कृति में, हमारे जो रिवाज है और दूसरों के रिवाज। तो हम हिंदुस्तान के रिवाजों में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते और तभी हिंदुस्तान एक रहेगा। रीति रिवाज वही रहेंगे जो रीति रिवाज जरूरी है देश के, जो पुराने रहे हैं, तभी हम एक बने रहे। तो आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को एक रखने के लिए कोई भी ताकत जो हमको कमजोर करती है उसको आपको रोकना। कोई गांव हो, कोई मोहल्ला हो, कोई शहर हो, आपस के प्यार को जो तोड़ता। उन्हें तो पॉलिटिकल मीटिंग में भी प्रार्थना की है कि देश को हम पार्टियों से ऊपर रखें। देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, लेकिन क्या करें पॉलिटिकल कैरेक्टर में इतनी गिरावट आ गई है, राजनीतिक क्षेत्र में गिरावट आ गई है कि वोट के लिए हम सब कुछ कह देते हैं। वोट कैसे मिले ये हमारा टारगेट रहता है कि वोट कैसे मिले, ये बदलना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद राजनीति में वो पीढ़ी थी जिन्होंने आजादी की कुर्बानियां दी थी, जिन्हें आजादी की कीमत पता थी। उन्होंने अंग्रेजों के कोड़े खाए थे, वो आजादी की कीमत को पहचानते थे, वो राजनीतिक स्तर पर थे। तो ना राजनीति में भ्रष्टाचार था, ना राजनीति में राजनीतिक स्तर कमजोर था। आस्ते आस्ते वो पीढ़ी कम होती गई, उम्र उनकी बढ़ती गई, कुछ बेचारे चले गए, कुछ बाहर रह गए और हम नौजवान पीढ़ी आगे आ गई। हम नौजवान पीढ़ी को पता नहीं था आपकी जरूरत है। लड़ा करते थे पार्लियामेंट में, एक दूसरे की बहस हुआ करती थी, लेकिन क्या था आपस में दिल एक थे। और जब दिल एक हुआ करते हैं, मैं विधान आज भी कह के जाऊंगा, हम आपस में बैठ के बात करेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं। अगर हमारे भाइयों को कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, बैठ के हमसे बात करें। हमसे कोई गलती हो तो हम सुधारेंगे, उनसे कोई गलती हो तो वो सुधारें, लेकिन देश को हाथ ना लगे, ऐसी हमारी नीति और नीयत होनी चाहिए। हमें कोई भेदभाव नहीं है। उन दिनों में मैं कह के गया था कि अगर पंजाब के किसी भाई को भी, किसी बहन को भी मन में फर्क है, पंजाब के साथ ठीक नहीं हो रहा, हम बैठ के आपस में बातचीत करें। हमारी सरकार में गलती होगी तो हम सुधारेंगे, उनकी गलती हो तो वो सुधारें, लेकिन हमारे प्यार को खत्म ना करें, हमारी एकता को कमजोर ना करें। ऐसी भावना हमारी हमेशा रहेगी। जहां तक आज पैसों की बात रही है, बहन सिंह जी मेरे से मिले थे 8-10 रोज पहले। मैंने उस दिन भी उनसे कहा था, आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि जो भी 800 करोड़ और म्युनिसिपैलिटी का एक्सपेंडिचर रहा है, पंजाब बड़े दिल का प्रदेश है और पंजाब पे जो बोझ पड़ा है, ये पंजाब की वजह से नहीं पड़ा, ये देश की वजह से पड़ा है। इसमें हम पूरी कोशिश करें प्रधानमंत्री से मिलकर इसको अलग कर दिया जाए, जिससे पंजाब की प्रोग्रेस नहीं रुके। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और नए उद्योग पंजाब में लाए जाए, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को दर दर न भागना पड़े। जितने भी उद्योग ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे, अगले 1-2 साल में उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी ऐसी स्कीम्स हम ला रहे हैं जहां हमारे भाई आगे बढ़ सके और हमारा पंजाब वही खुशहाल पंजाब। और ये सच्चाई, जब हम छुट्टी आया करते थे फौज से, तो हम 5-7 दिन पंजाब के लिए निकाल के आया करते थे। मेरे कई दोस्त बठिंडे से थे और 5 दिन जब उनके यहाँ रुका करते थे तो हम कहा करते थे, चलो जो छुट्टी अपनी 20 दिन की है, अगर वहां कमजोरी तो पंजाब में पूरी कर लेंगे।
और शाम को जब बैठा करते थे वहां पे तो इतनी खातर हुआ करती थी। अब मुर्गे भी बनाते थे तो टोकरी भरी आया करती थी। क्या जी काका जी के दोस्त आए, मुर्गे भरे चले आए करते टोकरियों में, हर तरीके से इतना खुशहाल माहौल रहता था। वही माहौल हमको वापस लाना। मैं एक बार और भाई सुरजीत सिंह जी का और भाई अधिकारी जी जिन्होंने आज रेजोल्यूशन दिए हैं, प्रार्थना करके जाऊंगा कि आप इन रेजोल्यूशन को ले आओ। लेकिन एक मेरी आपसे प्रार्थना है, जैसा मैंने कहा कि मेरा दिल है फौजी बच्चे ऊपर उठे, फौजी परिवार के बच्चे ऊपर उठे। आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं मदद कर सकता हूं। आज आपको एक काम देके जाऊंगा और सिर्फ पंजाब की यूनिट के लिए दे रहा हूं इस काम को। पंजाब की यूनिट में ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, हायर कंपटीशन में बैठना चाहें, आईएएस में बैठना चाहे, आईपीएस में बैठना चाहे, उनका आप चंडीगढ़ में इंतजाम कर दें। कोई मकान किराए पर ले लें, उनको मिनर्वा अकेडमी में बैठाएं। कोई लेफ्टिनेंट बनना चाहे, कोई आईपीएस अफसर बनना चाहे, कोई एयरफोर्स में जाना चाहे, जिस कंपटीशन में बैठना चाहे, ऐसे 100 बच्चे आप सेलेक्ट कर लें और उन 100 बच्चों का जो खर्चा आएगा मैं किसान तरफ से आपको भिजवा दूंगा। लेकिन इसकी एक शुरुआत कर दें, एक शुरुआत करें। दरख्वास्त मांगकर बच्चों को देखकर जो आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसों को तो लेना मत जो प्रमोटेड पास होते रहे, उनकी तो हम आप ही मत करके क्या करेंगे। लेकिन जो पढ़ने में होशियार है लेकिन फाइनेंशियली नहीं आगे बढ़ सकते, आगे तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है उनकी, ऐसा शुरू में 100 बच्चे दे रहा हूं। अगर आप ये 100 बच्चे का टारगेट मुझे दे दें कि हमने 100 बच्चे 25-25 करके, 30-30 करके, 20-20 करके, 3 महीने का 2 महीने का उनका कोर्स होता है, ऐसा आप अखबार में एडवर्टाइज कर दें। जय जवान जय किसान ट्रस्ट की तरफ से कोई मेरा व्यक्तिगत पैसा नहीं है, आप लोगों का पैसा है। मैं उसमें से बच्चों को, वॉर विडोज को जो भी स्कॉलरशिप और मदद करता रहता हूं, एक तो उसको देख लें कि ऐसे 100 बच्चे आप छांट लें जो कंपटीशन में बैठना चाहें। उसमें मैं इकबाल जी से प्रार्थना करूंगा चंडीगढ़ में आपको कोई मकान अलॉट करा दें, सरकारी है। बड़े बड़े नेताओं के नाम अलॉट करते हो, किसको अलॉट कर दो, उसमें 5 कमरे हम बना लेंगे। इनके नाम नहीं कर दो, मेरे नाम अलॉट कर दो कि चंडीगढ़ में महीने में 2 चक्कर लगा दिया करूंगा। उस मकान को इनको दे दो जिससे ये उसमें कमरे बनाकर और वहां पर मैं खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। किसी से कहूंगा 10 बोरी गेहूं डाल देगा, 2 बोरी आलू डाल देगा, खुद बनाएंगे। इनमें से 2-4 बच्चे या 2 आदमी लगा देंगे और मेहनत करके आगे बढ़े और जिससे ये महसूस करें कि भाई हमें आगे बढ़ना है। उसका जो भी खर्चा आपका 100 बच्चों का आएगा और ये हर साल आप लगाते रहें तो मैं ट्रस्ट की तरफ से 100 की हो जाए, 200 भी हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, लेकिन निकले तो सही। उन 100 में से अगर आप 10 आईएएस और आईपीएस और अच्छे अफसर निकाल दोगे, ये भी हम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। फिर उन 10 बच्चों से कहेंगे तुम 10 बच्चों की जिम्मेदारी लो, आगे वो तुम भी आगे बढ़ाओ, जिससे हमारी एक पीढ़ी आगे चलती है और इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दूर दूर से आए और मुझे भरोसा है कि हम वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, जो सरकार फौजियों के लिए कर सकती है वो करती रहेगी। मैं आपका भाई और सिपाही होने के नाते सरकार में और प्रांत सरकारों में आपके बिना कहे भी पूरी कोशिश करता रहता हूं और मैं ये भी कोशिश करता रहता हूं कि अब हर प्रदेश के सरकार प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं वहां भी हम एक्स सर्विसमैनों को लाना चाहते हैं, जिससे पार्लियामेंट में, असेंबलीज में हमारे भाई मदद कर सके। आज अगर 10 एमएलए होंगे, 5 एमपी होंगे तो एक और मदद हमें मिलेगी, एक आवाज और मजबूत होगी। उसमें हम बराबर कोशिश करते रहेंगे। एरोड्रम, फौजियों को भी एरोड्रम ठीक है, ये कान में कह दिए साहब कपूरथला के एरोड्रम की बात जरूर आप कर दें। मैंने इनसे वायदा किया था पिछली मीटिंग में कि अगर जमीन अवेलेबल होगी तो मैं एरोड्रम के लिए जरूर सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कपूरथला में करवाऊंगा, जिससे आप लोग हवाई जहाज की सेवाओं से भी जुड़ जाओ और आप लोग उसका और फायदा उठा सको। तो जैसा मैंने कहा कि एक्सर्विसमैन की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपसे प्रार्थना करके जाऊंगा, जहां कहीं बैठे हो फौजी भाई, ये देख लेना आप उस समाज को नेतृत्व करते हो, समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, आप पर उंगली कहीं नहीं उठनी चाहिए। ये ख्याल रखना कि तुम्हें लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों बहन भाई देख रहे हैं, बाजार में भी देख रहे हैं, शादी में भी देख रहे हैं, कहीं आप पैदल चल रहे हो। कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारी फौजी भाइयों की इज्जत पर उंगली उठे और कोई ये कह सके कि फौजी ऐसे कर दिया, फौजी ने ऐसे काम कर दिया। और कोई ऐसे गलत काम करता हो तो पुलिस बाद में उसको पकड़े, पहले आप पकड़े तो पुलिस को उसको लेके जाओ। ये हमारा भाई नहीं है, गलत काम करता है उसको निकालो यहाँ से, इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो करो।
जिससे हमारी समाज में इज्जत बनी रहे। इन्हीं लफ्जों के साथ ईश्वर से प्रार्थना, गुरु महाराज से दुआ कि आप लोग सुखी रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको परिवार सहित सुखी रखे, तरक्की पर आगे ले जाए, आपको अच्छी सेहत दे और खुशहाली के रास्ते पर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।